कमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर विरोध जगह जगह हो रहा है। बिहार के बाद 12 अन्य राज्यों में भी चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की खामियां नजर आ रही हैं और विरोध जबरदस्त देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में कल वहां पर बीएलओ जो इस काम में लगे हुए अधिकारी हैं, यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर है, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया। वहां पर चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरा और इसके अलावा तमाम जगहों से बीएलओ के विरोध की खबरें आ रही हैं। वहीं बीएलओ के खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कई बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन यह मुद्दा अब बढ़ता चला जा रहा है और इसको लेकर चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में, इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें उस विरोध प्रदर्शन की हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोलकाता में कल जो वहां पर बीएलओ है, उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग के दफ्तर को घेर लिया। देर शाम की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, और इस तरीके से इसका विरोध लगातार हो रहा है। मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है और निचले स्तर के कर्मचारियों पर सारा दबाव इसका पड़ रहा है। दूसरी ओर ये भी है कि कई जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं कि मनमाने तरीके से हो रहा है, बीएलओ कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। कई तरह की खामियां इस एसआईआर में दिख रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा है। वो 1 महीने के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में पूरी कराना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिहार में ये प्रक्रिया कराई गई। लेकिन बिहार में एसआईआर को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे और आखिरकार वो आशंकाएं सही साबित हुई जो एसआईआर शुरू होने से पहले जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग की एसआईआर कराने के पीछे मंशा क्या है। अमलेंदु जी, अब जो 12 राज्यों में ये एसआईआर हो रहा है, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कल उस पर फिर अगले चरण की सुनवाई होनी है, लेकिन बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो मतदाता सूची बनी उसमें चुनाव भी हो गए, सरकार भी बन गई और अब 12 राज्यों में भी यही आशंकाएं हैं कि बिहार की तरह चुनाव आयोग एक बड़ी मंशा के साथ बीजेपी के साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है और इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि जो बीएलओ यानी निचले स्तर के अधिकारी हैं उन पर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो इस प्रक्रिया को पूरा करें। हाँ, जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और ये आरोप लग रहे हैं कि इस प्रक्रिया को पूरा करने का दबाव, उसके बाद दबाव की वोट काटो, वोट जोड़ो जी, इन सब के दबाव के बीच इधर नौकरी भी करो, नौकरी के बाद ये काम करो, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव में बीएलओ हैं। तो बीएलओज ने कल पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और उनको भारी जन समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दिया है सड़कों पर बीएलओ ने। और ये जो विजुअल हम लोग हमारे बगल में चल रहा है समीर जी, ये यहाँ जो चुनाव आयोग का दफ्तर है कोलकाता में, उसको बीएलओज ने घेरा हुआ है जी। तो ये बिल्कुल इसको फुल स्क्रीन पर भी देखे किस तरह से, और ये सारे दिन ये प्रदर्शन चल रहा है। राज्य भर के बीएलओ वहां इकट्ठे हुए थे। हाँ, राज्य भर के बीएलओ वहां इकट्ठे हुए थे और बीएलओ अधिकार रक्षा समिति जो है उसने इसके बैनर तले ये प्रदर्शन किया और पहले इन्होंने मार्च निकाला और फिर चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाकर इसको घेरा है। और एक बाइट भी है, वो भी हम लोग सुनवा सकते हैं कि एक प्रोटेस्टर जो है वो आया है, वो क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग जो है वो सुनवाएंगे थोड़ी देर में। कल्याण बनर्जी हैं समीर जी, जो कि इनके तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। हाँ, उन्होंने बीएलओस को लेकर बात कही है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि कल्याण बनर्जी आखिर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले सुनते हैं प्रदर्शनकारी क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्यों कि किस तरह का उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसको सुनते हैं प्रदर्शनकारी की बात। उसके बाद कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, उनको भी सुनेंगे क्या कह रहे हैं और क्यों इसका इतने बड़े पैमाने पर विरोध पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और विरोध पश्चिम बंगाल ही में नहीं हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। अभी अखिलेश यादव ने भी कहा था, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि ये टाइमिंग नहीं होती है और इसके लिए समय दिया जाता है। 1 साल में जो प्रक्रिया 1 साल का समय लेती है, उसको 1 महीने में चुनाव आयोग क्यों करा रहा है। खैर, पहले सुन लेते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं वो क्या कह रहे हैं बनर्जी को लेकर। लेकिन ये जो आशंकाएं हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और कई राज्यों में वो साफ तौर पर दिखाई भी पड़ा है, उसको लेकर ये इन जगहों पर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में चूंकि अब आने वाले दिनों में चुनाव पश्चिम बंगाल में है, बीजेपी बहुत वहां पर आशा भरी निगाहों से देख रही है। हर
हर कोशिश करना चाहती है। और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेता ये बराबर कह रहे हैं कि बीजेपी की ये साजिश है वहां पर एसआईआर कराना, लेकिन उसकी साजिश को हम सफल होने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है और ये कहा भी है तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पे कि भाई सवाल पूछो चुनाव आयोग से, बचाव में आ जाता है चुनाव आयोग, आखिर क्यों आ जाता है इस तरीके का। और ये वो ट्वीट एक तृणमूल कांग्रेस ने किया समीर जी, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं कि क्या कह रहा है, आप बता सकते हैं कि क्या लिखा है तृणमूल कांग्रेस ने अंग्रेजी में ट्वीट। जी वो हाँ, तृणमूल कांग्रेस लिख रहा है कि ऐसा क्यों है कि जब भी चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है बीजेपी उनकी तरफ से जवाब देने के लिए कूद पड़ती है, क्योंकि चुनाव आयोग बराबर बीजेपी का आखिरी सहारा। बंगाल में बीजेपी वोट नहीं जीत सकते, भरोसा नहीं बना सकते, लोगों से जुड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कैंपेन चुनाव आयोग को आउटसोर्स कर दिया है। हाँ, ये सीधे तौर पर ये, और यही आरोप हर जगह लग रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दूसरे राज्य हो। हाँ बिल्कुल, सब जगहों पर यही आरोप समीर जी लग रहे हैं कि बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान जो है वो चुनाव आयोग को आउटसोर्स कर दिया है। जी कल्याण बनर्जी जी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीएलओस के ऊपर भारी दबाव जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से डाला जा रहा है और भारी दबाव में बीएलओस काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। उनकी खुद जान लेने की घटनाएं और कई बीएलओस की जान जा चुकी है। कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं वो भी हम लोग सुन सकते हैं समीर जी। बिल्कुल, कल्याण बनर्जी को सुनते हैं, उससे पहले प्रदर्शनकारियों की बात सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया है कि क्यों वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद बताएंगे दूसरे राज्यों में भी किस तरह से बीएलओस पर जल्दीबाजी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान एसआईआर अब वो बीएलओ जितना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कई जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं कि लोगों के घरों पर कोई अब तक फॉर्म लेकर नहीं पहुंचा है, कोई बीएलओ नहीं आया है, क्योंकि अब बीएलओ अपने उनको जो मूल काम करना है उसका भी दबाव है, क्योंकि कई विभागों के कर्मचारी होते हैं, टीचर्स होते हैं बेसिक स्कूल्स के, उनको इस काम में लगाया जाता है। उन्हें अपना जो उनका मेन काम है वो करना है, उसके बाद उनको इस बीएलओ का काम करना है। तो उनके ऊपर इस तरह के बड़े दबाव हैं, जिनकी वजह से कई जगह बीएलओस की जान लेने की खबरें भी आ रही हैं और कई जगह ये रिपोर्ट हुई है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया था, कल भी हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी। पहले सुन लेते हैं ये बीएलओ पश्चिम बंगाल में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का क्या कहना है। पश्चिम बंगाल के तमाम जगहों से आए हुए कल दिन भर इन्होंने प्रदर्शन किया और फिर देर शाम तक ये चुनाव आयोग को घेरे रहे और वहां पर ये कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। किस तरीके से जो दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बहुत सारी चीज़ों का है और ये भी कहा जा रहा है कि उनको को गलत तरीके से मतदाता सूची में हेर फेर का भी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि सीधे तौर पर किसी ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात नहीं कही है, लेकिन तमाम बीएलओस की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये दबाव ही बहुत ज़्यादा है कि 1 साल का काम उनसे 1 महीने के भीतर करवाया जा रहा है। हाँ, 1 महीने का काम उनसे, मतलब 1 साल का काम उनसे 1 महीने में कराया जा रहा है, वो भी ऑफिस आवर्स के बाद कराया जा रहा है। जी हाँ। और उसके बाद दबाव डाला जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी अगर आपने नहीं किया। तमाम वीडियोस जिस तरीके के वायरल हो रहे हैं कि बड़े अधिकारी जो है बीएलओ को गालियां देते हुए, धमकाते हुए कि एफआईआर कराओ, ये निकम्मे हो, इस तरह की सब शब्दों का सब इस्तेमाल करते हुए सुने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम इस तरीके के वायरल होते हैं। जी। तो इन वीडियोस की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इनका कोई खंडन किसी तरीके से नहीं आ रहा है कि ये सही है या गलत है। तो इसलिए उन पर विश्वास किया जा सकता है जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया के फिर एक बार स्पष्ट कर दें, लेकिन जिस तरीके के दबाव बढ़ रहे हैं, कांग्रेस ने खुलेआम जो है कहा है समीर जी कि ये बिल्कुल ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी जो है इनकी वजह से हो रहा है। कल्याण बनर्जी जो है तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीएलओस के ऊपर भारी दबाव डाला जा रहा है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कल्याण बनर्जी, बीएलओस के ऊपर क्या दबाव बनाया जा रहा है। और कार्रवाई की बात अमलेंदु जी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बीएलओस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और कई जगह निलंबित भी किए गए हैं। तो बहुत ये कार्रवाइयां हैं जिनकी वजह से ये दबाव बनाया जा रहा है और ये अब पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बीएलओ बाहर सड़कों पर उतर आए हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें कल की हैं और देर शाम तक वहां चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरे रहे। सुन लेते हैं कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं क्या कह रहे हैं, किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है बीएलओस पर, उसे लेकर बनाया जा रहा है और क्यों जिद पर अड़ा है चुनाव आयोग महीने भर के भीतर एसआईआर कराने को लेकर। उसी तरीके से बिहार में भी हुआ था और अब ये आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई, बीजेपी के फेवर में चुनाव आयोग ने काम किया और उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी और दूसरे राज्यों में भी जहां एसआईआर कराया जा रहा है, ये आरोप विपक्ष के हैं। और यही बात
कही जा रही है तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक लंबा चौड़ा पत्र भी लिखा है, चिट्ठी भी लिखी है, और उन्होंने बताया है कि ये चिंताजनक और जरूरी घटनाएं हैं, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये पत्र में और इसमें लिखा है कि सीईओ पश्चिम बंगाल ने जिला चुनाव अधिकारियों को एसआईआर संबंधित या अन्य चुनाव संबंधित डेटा कार्य के लिए संविदात्मक डेटा एंट्री ऑपरेटरों और बांग्ला सहायता केंद्र कर्मचारियों को नियुक्त न करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीईओ के कार्यालय ने 1 वर्ष की अवधि के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को किराए पर लेने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है। चिंताएं पैदा करता है क्योंकि जिला कार्यालयों में पहले से ही ऐसे कार्यों को करने वाले सक्षम पेशेवरों की एक बड़ी संख्या है, और यही होता भी रहा है बुलेंदु जी, बाकी राज्यों में ही हो भी रहा है, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि निजी आवासीय परिसरों के अंदर मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। आगे लिख रही है कि चुनाव आयोग निजी आवासीय परिसरों के भीतर मतदान केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है और डीईओ से सिफारिशें प्रदान करने के लिए कहा गया है। ये प्रस्ताव अत्यधिक समस्याग्रस्त है क्योंकि मतदान केंद्र हमेशा सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों में स्थित रहे हैं। अधिमान्यता 2 किलोमीटर के दायरे में पहुंच और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निजी भवनों से आमतौर पर बचा जाता है क्योंकि वे निष्पक्षता से समझौता करते हैं, स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और विशेषाधिकार प्राप्त निवासियों और आम जनता के बीच भेदभावपूर्ण अंतर पैदा करते हैं। अमलेंदु जी और आखिर में लिख रही हैं कि ममता ज्ञानेश कुमार से इन मुद्दों की गंभीरता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच करने का आग्रह किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आयोग की गरिमा, तटस्थता और विश्वसनीयता किसी भी परिस्थिति में बनी रहे। अगर ये चीज़ें हैं, ये प्रस्ताव दिया गया है और वहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे ये कहा गया है, ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। एक तरीके से चुनाव आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक निजी संपत्ति जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, और निजी भवनों में अगर इस चुनाव कराएगा, वो निजी लोगों को उसमें काम पर लगाएगा, तो अपने तरीके से वो डेटा एंट्री, जो फिर वही बात है कि 39 लाख वोटर जो तैयार किए हैं, जो संजय राउत बार बार कहते हैं, तो एक तरीके से यहाँ भी वही कोशिश की जा रही। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि भाई निजी आप स्थानों पर किसी का व्यक्तिगत घर है, किसी का व्यक्तिगत स्कूल है, आप वहाँ क्यों बनाएंगे, इसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अभी तक यही होता है कि सरकारी उस पर ही बना रहता है, और चूंकि निष्पक्षता भी दिखानी होती है। और आप मान लीजिए बीजेपी नेता का कोई घर है, आपने उसे बना दिया, या आपने तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर को बना दिया जी, ये तो अब दूसरा मतदाता वहां जाने से हिचकिचाएगा। हाँ। तो ये बनाने की कोशिश की जा रही है, तो होगा ये कि तमाम बीजेपी के नेता जो है उनके घरों को ही पोलिंग बूथ बना दिया जाएगा। तो ये मतलब एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव को पूरी तरीके से लूटने की तैयारी जो है जी, ये दिखाई पड़ती है। ममता बनर्जी यही कहना चाहती है। और बिल्कुल, और अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम ये सूचनाएं आ रही हैं कि जो बीएलओ है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, वहां के नेताओं को बीएलओ बना दिया गया है। हाँ, तो खासतौर से दतिया जो है वहां का मामला आया, हालांकि उसके बाद वहां के डीएम की सफाई आई है। उनके डीएम का कहना है कि साहब मुझे नहीं मालूम था, एसडीएम जो थे उन्होंने इनको बना दिया था, और 3 जो है पदाधिकारी उसमें बनाए गए जो बीजेपी के हैं, जो उनको बीएलओ बनाया गया। तो अब वहाँ के डीएम का कहना है कि भाई हमने जो है मतलब ये नहीं बनाया था, जो एसडीएम है उन्होंने बना दिया। लेकिन एसडीएम जो है बनाएगा तो वही एसडीएम बनाएगा। एसडीएम को कैसे नहीं पता लगा कि वो किसको बना रहा है, कैसे नहीं पता चला। और फिर बीएलओ जब बना रहे हैं तो आपने देखा कि वो सरकारी कर्मचारी है कि नहीं है, नहीं है। आपने कैसे किसी व्यक्तिगत आदमी को बना दिया जी। मान लीजिए आपको नहीं मालूम है कि भाजपा का कार्यकर्ता, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी तो नहीं है ना। हाँ। तो आपने कैसे बना दिया? और बना दिया उसके बाद भी आपको पता भी नहीं चल रहा है जब वो काम कर रहा है। जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शिकायत की, उसके बाद उनको ये पता लगा, तब फिर उन्होंने तब उसके बाद पता चला, उसके बाद भी अभी हटाए नहीं गए। हाँ जी, हाँ, अभी हटाए नहीं गए हैं। तो जब तक हटाए नहीं जाते तब तक इस पे सवाल तो उठते रहेंगे कि भाई अभी तक आपने इनको हटाया क्यों नहीं है। तो ये सवाल जो उठ रहे हैं कि एक तरीके से जो आरोप लग रहे हैं ये सीधे सीधे कि चुनाव पे कब्जा करने के लिए इसको किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं समीर। बिल्कुल, और इसी चुनाव आयोग बीजेपी के बीच जो कथित तौर पर नेक्सस चल रहा है, जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक एआई जनरेटेड एक वीडियो आज फिर पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। एक बार उसको भी देखेंगे क्या कुछ लिखा है, कैसे आरोप लग रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी ये साठ गांठ करके पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उस वीडियो को जो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, क्या उसमें कहा गया है।
चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ है और वो दबाव बनाया जा रहा है अफसरों पर और अफसर दबाव बना रहे हैं बीएलओ पर। लेकिन अब बीएलओ को लेकर भी अब जिस तरह से मध्य प्रदेश की खबर आ रही है दतिया में कि वहां बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स को बीएलओ बना दिया गया है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मतदाता सूची में किसके नाम काटने हैं और किसके जोड़ने हैं ये तय करें। हाँ बिल्कुल, ये जिम्मेदारी दी गई है और कांग्रेस ने एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए जो है जी ये दिखाया है कि भाई ऊपर से बहुत सख्त आदेश है। ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी अपने नीचे के अधिकारी को दे रहे हैं और नीचे के अधिकारी जो बीएलओ उसको हड़का रहे हैं। हाँ। तो ये जो है कि ऊपर से, अब ये ऊपर कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये ऊपर वाला कौन है। तो ये अब कांग्रेस जानती होगी, उसने कहा है कि ऊपर से आदेश है, तो कौन होगा, या ज्ञानेश कुमार जी जानते होंगे ऊपर कौन है ज्ञानेश कुमार जी के। बहरहाल समीर जी, ये मसला बड़ा बनता चला जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कल उसके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इसे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए, चुनाव को बहुत सारे सवाल उठाए। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से एसआईआर हो रहा है, क्यों उस पर आपत्तियां हैं, अभी तक उस तरह से कभी एसआईआर नहीं हुआ है। सुनते हैं भूपेंद्र हुड्डा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर को कराने पर तुला है और 1 महीने की समय सीमा के भीतर। बिहार में भी यही हुआ अमलेंदु जी, वहां पर भी इतने सवाल उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सब कुछ हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने महीने भर में अपना एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली और सुप्रीम कोर्ट को भी उसने दिखा दिया कि आप सुनवाई करते रहिए, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिखा दिया उसने और सीधे सीधे आग दिखाई सुप्रीम कोर्ट के, से ये कहा जा सकता है। और ये जो बीएलओ का जान जाने का मसला चल रहा है समझिए, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठेगा। जी हाँ, 26 तारीख को है सुनवाई इस पर। अब होती है नहीं होती है ये भी देखना होगा, चूंकि कल संविधान दिवस पे सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम भी है। तो मुश्किल ही है कि इस पर कल सुनवाई हो पाएगी, लेकिन फिर भी तारीख दी गई है तो हो सकता है हो भी सुनवाई। तो बहरहाल देखा जाएगा, लेकिन ये मामला भी अब उठेगा चूंकि केरल सरकार भी गई हुई है, पश्चिम बंगाल की सरकार भी है, तमिलनाडु की सरकार भी है, सब एसआईआर के खिलाफ गए हैं और सड़कों पर जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल, सड़कों पर यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है और लगातार कई राज्य सुप्रीम कोर्ट जा भी चुके हैं। तो क्या कुछ होता है, अब कल सुनवाई होती है या नहीं होती है, लेकिन अगर चुनाव आयोग इसी तरह जिद पर अड़ा रहा तो निश्चित तौर पर ये अभी मामला और बढ़ेगा और 1 दिसंबर से अब जिस तरह से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी ये मुद्दा जोर शोर से उठेगा, यानी संसद से लेकर सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इधर चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा है और उधर इंडिया गठबंधन यानी पूरा का पूरा विपक्ष इसके विरोध में खड़ा दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, क्या कुछ कह रही हैं, किस तरह का दबाव बीएलओस पर आ रहा है, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उन्हें अगर वो अपना काम इस दबाव में नहीं आते हैं तो उनके ऊपर फिर गिरफ्तारी, उनके ऊपर एफआईआर, निलंबन, इस तरह की कार्रवाइयों की तलवार भी लटक रही है। सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। बीएलओ है, उन पर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है, दूसरी तरफ अब इस दबाव में कितना आएंगे, इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का परीक्षण करना है, उनको फॉर्म देने हैं, एसआईआर करना है, बीएलओ उतने हैं नहीं, उनको 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर ये भी है कि तमाम जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं कि डोर टू डोर कहीं जा नहीं रहे हैं बीएलओ, कैसे जाएंगे, ये उनकी अपनी समस्या है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है, केवल आदेश जारी कर दिए जा रहे हैं और नहीं वो काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब इस दबाव में आकर वो बीमार हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई खतरनाक कदम उठा रहे हो, इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद है संदीप दीक्षित, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया ये बहुत मनमाने तरीके से हो रही है, कहीं डोर टू डोर कोई बीएलओ नहीं जा रहा है। सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। कुछ है लेकिन डोर टू डोर नहीं हो रहा है क्योंकि उस अनुपात में बीएलओ नहीं है और वो कैसे जाएंगे, इतने दबाव के बावजूद नहीं जाएंगे। फिर एसआईआर कैसे होगी अमलेंदु जी, ये भी बड़ा सवाल है कि कैसे परीक्षण होगा, जिनके नाम 2003 की सूची में है, 2003 की सूची में किसके नाम है किसके नहीं है, वो भी एक बड़ा मसला बना हुआ है, लोगों को मिल ही नहीं रहा है, जिनके नहीं मिल रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन चुनाव आयोग की जिद है
कि वो 1 महीने के भीतर पूरा करेगा। हाँ, चुनाव आयोग की जिद है कि 1 महीने के अंदर पूरा करेगा, चूंकि बीजेपी का एजेंडा पूरा करना है। जी। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है सभी जी, हम नहीं लगा रहे, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि बीजेपी का एजेंडा पूरा करना है, तो इसके लिए ये करना है। और इधर समीर जी, जो जिस तरीके से बीएलओ की बार खबरें आ रही हैं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, वो एक बीएलओ की जान चली गई, उसके घर पहुंचे, मुलाकात की उन्होंने, जा रहे हैं जोधपुर जा रहे हैं जी। विपक्ष नेता तमाम जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता इन बीएलओ के अभी नहीं है। आपको आपत्ति नहीं हो रही है कि आप एसआईआर का विरोध करें, लेकिन बीएलओ की जान जा रही है, इस पर भी बीजेपी को आपत्ति क्यों नहीं हो रही है? हाँ जी हाँ, ये तो सवाल है ना। ये है उसमें कांग्रेस के बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में अजय राय, वो एक बीएलओ के यहाँ गए। ये कहा जा रहा है उनके परिवार की ओर से कि एसआईआर के दबाव के चलते उन्होंने अपनी जान दे दी और उनके घर पर मिलने गए। क्या कुछ बातचीत की, एक बार देखते हैं इस वीडियो को, जिसमें अजय राय और कांग्रेस के तमाम और उनके साथ कार्यकर्ता गए हुए हैं उस बीएलओ के परिवार के यहाँ। ये जो खबरें आ रही हैं कि 17 बीएलओ हैं जिन्होंने इस दबाव में आकर जान ले ली। हालांकि चुनाव आयोग इनकार कर रहा है कि किसी ने भी इस तरह से दबाव में आकर उन्होंने अपनी जान ली हो, लेकिन ये कई जगहों से, अलग अलग राज्यों से, 6-7 राज्यों से खबरें आई हैं कि वहां पर किस तरीके से ये जानलेवा बनता जा रहा है एसआईआर। कांग्रेस पार्टी ने एक बीजेपी और चुनाव आयोग का जानलेवा एसआईआर नाम से एक वीडियो भी जारी किया है, लेकिन वास्तव में अभी मुश्किल से 19-20 दिन हुए हैं और इस दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान अगर इसकी वजह से गई है तो ये बड़ी हैरानी की बात है और चिंता की बात है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत हैरानी और चिंता की बात है, और साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं समीर जी, है ना। और ये चिंताएं जो अब कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है उसमें भी इन चिंताओं पे का जिक्र किया गया है, और सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और चुनाव आयोग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि चूंकि ये इम्पॉसिबल काम है, असंभव काम है, और ये बीएलओ से कराए जा रहे हैं, उनके ऊपर दोहरे दबाव है, जैसा कि कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि दोहरा दबाव इस तरीके से है कि एक तो उनको ड्यूटी के बाद काम करना है, फिर रात में उनको डाटा अपलोड करना है, कनेक्टिविटी हो नहीं रही है, डाटा अपलोड हो नहीं पा रहा है, ऊपर से दबाव आ रहा है कि आपको वोट काटने हैं, फिर उसके बाद दबाव ये कि वोट काट देंगे ऊपर के कहने से, तो बीएलओ को तो वहीं रहना है, फिर जनता पकड़ेगी जनता पकड़ेगी तो जनता ठीक करेगी कि मेरा नाम क्यों काट दिया, और बाद में जब पकड़ा जाएगा तो एक्शन भी उन्हीं के ऊपर लिया जाएगा, उन्हीं के ऊपर एक्शन होगा। तो ये सब चीजें जो आ रही हैं, ये आ रहा है, तो कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग का जानलेवा एसआईआर नाम से ये वीडियो पोस्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने। देखते हैं किस तरीके से उसमें बताया गया है कि कैसे अलग अलग जगहों में तनाव की वजह से, दबाव की वजह से बीएलओस को अपनी जान देनी पड़ी। जिम्मेदार कौन होगा, इनकी जो जान जा रही है, इनके परिजनों के लिए कौन आगे आएगा? बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन यही है, बीएलओस के ऊपर तो दोहरा दबाव है कि अगर वो दबाव में काम करें तो भी उनके लिए परेशानी, और ना करें तो फिर वहाँ के लोग उनको पकड़ेंगे। तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति उनके सामने है कि या तो वो दबाव में काम करें, नहीं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। दबाव में गलत काम का भी दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वहाँ पर वोट काटने हैं या वोट जोड़ने हैं, और ये काम अगर वो दबाव में करते हैं तो फिर उसके बाद जब फंसेंगे तो फिर उनके ऊपर एक्शन होगा। यानी हर तरीके से उन्हीं को फंसना है, और यही वजह, ये सबसे बड़ा दबाव। हाँ बिल्कुल, और जो कहावत है ना कि खरबूजा छुरी पे गिरेगा, छुरी खरबूजे पे, बात एक ही है। तो बात यही है कि मतलब चाहे बीएलओ ऊपर का दबाव माने जानी चाहिए, मतलब पिसना जो है बीएलओ को ही है। तो ये अच्छी सरकारी नौकरी हुई, वैसी नहीं मिलती, जो मिल जाती है तो ज्ञानेश कुमार जी की बदौलत जो है वो इस तरीके से नौकरी चली जाए, जान भी चली जाए। तो ये आरोप विपक्ष लगा रहा है समीर। बिल्कुल, और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, उनको सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से इस जो एसआईआर के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि घुसपैठियों की बड़ी चर्चा हो रही है। सवाल उठा रहे हैं कि जब घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं, 10 साल से रह रहे हैं, तो उनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन कैंप बनाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 7 साल 8 साल उनको भी अब सरकार में हो गए हैं, और केंद्र में तो 11 साल से है ही एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, लेकिन अभी भी घुसपैठियों का डर दिखाया जा रहा है लोगों को। सुनते हैं गोविंद डोटासरा को क्या कह रहे हैं। कि बिहार चुनाव के दौरान घुसपैठियों का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन फायदा तो मिल गया अमलेंदु जी। अब ये फायदा कैसे मिल गया, विपक्ष वही कह रहा है कि ये सब तो नैरेटिव तैयार किए गए, असली वहां पर जो वोटों की आंधी आई उसके पीछे तो कोई और वजह है। हाँ बिल्कुल, उसके पीछे वजह जो है वो एसआईआर बताई जा रही है समीर जी।
और SIR को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि SIR जो है ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए और विपक्ष के वोट काटने के लिए और दलितों, पिछड़ों और वंचितों के वोट जो है काटने के लिए SIR किया जा रहा है जी। ये भी आरोप लग रहे हैं। तो ये सब आरोप हैं, अब इसका कोई सफाई किसी तरीके से नहीं आ रही है। और ये डाटा भी अभी तक नहीं आ पाया कि भाई बिहार में आपने जिन लोगों के नाम काटे थे वो कौन थे, जिनके नाम जोड़े गए वो कौन थे, ये भी डाटा अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। तो क्या जैसा बिहार में किया गया उसी तरीके का इन 12 राज्यों में भी किया जाएगा, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। इधर जिस तरीके से समीर जी कल जो है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ चुनाव आयोग से जाकर मुंबई में मिला जी। आदित्य ठाकरे जो MLA हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग सुन सकते हैं। वहाँ जो चुनाव होने हैं अभी जी बिल्कुल, वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव, और वहाँ पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वोट चोरी के जबरदस्त आरोप लगे थे। अभी भी वहाँ की बहुत सारे जो तथ्य है, एविडेंस है, वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो सुनते हैं आदित्य ठाकरे को मुलाकात के बाद, राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा क्या। आ रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में वोट चोरी की गई है, और ये उससे भी बड़ा घपला है जो कुछ वहाँ पर अब यहाँ मुंबई में यानी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में जो कुछ हो रहा है और उसको किस तरीके से बदलने की मांग की जा रही है। तो ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वही ये सवाल कि ये आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग तक पहुँच रहे हैं, चुनाव आयोग संज्ञान कितना लेता है, पर आरोप गंभीर है। हाँ, बहुत गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग कितना संज्ञान लेता है ये भी है। और इसमें ये बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग आ रही है समीर जी कि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को एक पत्र लिखकर 28 नवंबर को कमीशन के साथ मीटिंग के लिए उनकी मांग को मान लिया है। जी हाँ। अब दबाव में आना ज्ञानेश कुमार शुरू हुए हैं, जब सड़कों पर BLO उतरना शुरू हुए हैं जी। तो अब ये देखते हैं कि उस बैठक में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये मांग चुनाव आयोग ने मान ली है। इस बीच ये खबर है, लेकिन जो आदित्य ठाकरे बता रहे हैं ये बहुत गंभीर सवाल है। यानी जो वोटर लिस्ट है वो अब बूथवार नहीं है। 50,000 की लिस्ट एक साथ दे दी, 50,000 में अपना नाम ढूंढो, और वो भी आप सर्च नहीं कर सकते, स्क्रॉल करते। अब आप मोबाइल पे 50,000 कैसे करेंगे? लैपटॉप पे जाना होगा। तब क्या, अब इतने वो होते नहीं, अब जो पहले होते थे साइबर कैफे जी, तो आपको किसी ना किसी की मदद लेनी है जिसके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। तो यानी एक बड़ा भार जो बढ़ गया। तो वोट डालने मत जाओ, इसका मतलब ये सीधा सीधा इंतजाम किया जा रहा है। और फिर बता रहे हैं कि 7 लाख से ज्यादा ऐसे हैं कि जिनका कोई मकान नंबर ही नहीं है। तो ऐसे कैसे कितने बेघर है भाई? ज्ञानेश कुमार जी ने बताया था बेघर है। तो ये तो मोदी जी को प्रधानमंत्री आवास योजना चल किस लिए रही, किसको घर दिए जा रहे हैं, किसको घर दिए जा रहे हैं? मोदी जी को सीधी सीधी चुनौती कि उनके 11 साल से प्रधानमंत्री रहते हुए 7 लाख लोग अकेले तो मुंबई में जो है वो बेघर है। तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती जो है चुनाव आयोग ने दे दी है। तो ये सब चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल, ये सारी चीजें आ रही, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब चुनाव आयोग ने 28 नवंबर बुलाया है कमीशन यानी आयोग के साथ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बैठक के लिए चुनाव आयोग ने। तो अब धीरे धीरे वो जिस तरह से अब ये बड़ा दबाव है पूरा का पूरा वहाँ के BLO पश्चिम बंगाल के उतर आए कोलकाता की सड़कों पर, चुनाव आयोग के जो राज्य निर्वाचन आयोग का दफ्तर है उसको घेर दिया। उसके बाद अब चुनाव आयोग के साथ बैठक को राजी हुआ है चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ। अब क्या आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जो आरोप लगाए आदित्य ठाकरे ने बहुत ही गंभीर आरोप है कि किस तरीके से वहां पर मतदाता सूची को में हेर फेर किया जा रहा है और कैसे लोगों को एक ही जगह पर बेघर लोगों को, यानी कि उनके पास घर ही नहीं है, कोई उनका मकान नंबर नहीं है, 0 मकान नंबर भी नहीं है, या 0 नंबर पर जिस तरह से तमाम जगहों पर लोग बड़ी संख्या में मतदाता वहां पर दर्ज किए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा ये खेल किस तरह से हो रहा है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, बिहार में और अब 12 अन्य राज्यों में भी बहुत कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब सवालों के अलावा यहाँ पर एक जयराम रमेश का ने एक जो पत्र लिखा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने याद किया है किस तरीके से जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसका जिक्र किया है कि आज ही उसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। हाँ जी हाँ, लिख रहे हैं जयराम रमेश, आज ठीक 76 साल पहले डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत के संविधान के ड्राफ्ट को औपचारिक रूप से अपनाने के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया था। उस मौके पर उनका आखिरी भाषण बिना किसी शक के 20वीं सदी में कहीं भी किसी के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा भाषण था। अपने भाषण के शुरुआती हिस्से में डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम बहुत मुश्किल होता अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक भीड़ होती, बिना सीमेंट का एक पक्का फर्श, यहाँ वहाँ
एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर जिसमें हर सदस्य या हर ग्रुप अपने आप में एक कानून होता, वहाँ सिर्फ अफरा तफरी होती। अफरा तफरी की ये गुंजाइश असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी से बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिससे इसकी कार्यवाही में व्यवस्था और अनुशासन की भावना आई। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन की वजह से ही ड्राफ्टिंग कमेटी असेंबली में हर आर्टिकल और हर अमेंडमेंट के भविष्य की पक्की जानकारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ा पाई। इसलिए असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आसानी से चलने का सारा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर और उस कॉन्स्टिट्यूशन पर जिसे एक दिन बाद औपचारिक रूप से अपनाया जाना था, आरएसएस ने ज़बरदस्त हमला किया। ये हमला तब से जारी है, लगातार ये हमला उनका कहना है कि जारी है। आज ही के दिन उसका संविधान सभा में ये प्रस्ताव पेश किया था ड्राफ्टिंग जो ड्राफ्ट है उसको स्वीकार करने का, और 26 नवंबर को उसको स्वीकार किया गया था। तो ये उसको याद करते हुए उन्होंने किया है। लेकिन एक और बड़ी खबर है अमलेंदु जी, चीन में किस तरह से अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को रोक लिया गया, और उन्हें क्यों इसलिए रोक लिया गया क्योंकि वहाँ पर चीन के जो एयरपोर्ट के अधिकारी थे उनका कहना था कि ये अरुणाचल प्रदेश चीन में वो भारत, उनके पास भारत का पासपोर्ट था, इसलिए उनको रोक लिया गया। और कांग्रेस पार्टी ने उस खबर का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया है कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला प्रेमा वांगजोम से शंघाई एयरपोर्ट पर चीन के अधिकारियों ने कहा, अरुणाचल चीन का हिस्सा है, तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट इनवैलिड है, और ये दबाव भी बनाया कि चीन के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। प्रेमा का पासपोर्ट जब्त कर 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। इस तरह का बर्ताव किसी भी भारतीय के साथ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार को चीन से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। मोदी जी, चीन को लाल आंख दिखाकर जवाब देने का यही सही वक्त है। जबकि ये महिला लंदन से जापान जा रही थी और वहां पर हाल्ट था, कुछ समय के लिए रुकी थी, लेकिन वहां इनको हिरासत में ले लिया गया। हाँ, यानी बीच में एक तरह का बीच में उतार गया। हाँ, ले लिया जी। हाँ, तो ये गंभीर मसला है। और समीर जी, मोदी जी तो लाल आंख बेचारे क्या दिखाएंगे? एक ट्वीट अब तक नहीं आया है, एक ट्वीट नहीं आया है विदेश मंत्रालय का, कम से कम हमने नहीं देखा है जिसमें कोई प्रतिक्रिया आई हो, चीन से कुछ बात की गई हो। मोदी तो जूरा जलाते हैं शी जिनपिंग को, तो कैसे मोदी जी इस पर बातचीत करेंगे? तो ट्रंप के साथ भी दोस्ती है, शी जिनपिंग के साथ भी दोस्ती है, तो इस पर आपत्ति कैसे जताई जाए? लेकिन ये समीर जी साफ तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला है, और इसको लेकर सरकार को सख्त आपत्ति जतानी चाहिए। और जो चीन के जिन अधिकारियों ने किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग करनी चाहिए उन अधिकारियों को भारत को सौंपो जिन्होंने बदतमीजी की हमारे भारतीय नागरिक के साथ। जी बिल्कुल, कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कहा भी है कि मोदी जी, लाल आंख दिखाकर जवाब देने का यही सही वक्त है। अब मोदी जी को वक्त मिलता है या नहीं? अब आज अयोध्या में वो जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहाँ पर चूंकि मंदिर अधूरा था, लेकिन 2024 का चुनाव लड़ना था, चुनाव मंदिर के नाम पर जीतना था, इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई। जबकि बहुत सारे धर्माचार्यों ने सवाल उठाए कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। और अब आज फिर एक इवेंट बनाया गया है वहाँ पर ध्वजारोहण का, यानी मंदिर का कार्य, निर्माण का कार्य अब पूरा हो गया है। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, इसलिए कि लोकसभा में उसका चुनाव में उसका फायदा मिल सके। फायदा मिला भी नहीं, अयोध्या से भी हार गए, पर अब एक बार फिर उसको एक इवेंट बनाने की कोशिश हो रही है। और जो ठीक उसी दिन जब ये जयराम रमेश अमलेंदु जी ट्वीट कर रहे हैं संविधान सभा को लेकर, संविधान में डॉक्टर अंबेडकर की कही गई बातों को लेकर, और कल संविधान दिवस है 26 नवंबर। हाँ, कल 26 नवंबर को संविधान दिवस है, और ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि संविधान कितना बचा है। जी, जस्टिस मार्कंडेय काटजू हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, वो कह रहे हैं कि संविधान की तो हत्या हो गया, जो कि अब काय का संविधान दिवस बना रहे हो। जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, जो सारे संविधान के जो गारंटीज हैं वो उन गारंटीज पे काम नहीं हो रहा, तो संविधान दिवस काय बात का, ये उनका कहना है। लेकिन फिर भी चूंकि संविधान है, अभी तक उसको खत्म नहीं किया जा सका है, तो भले ही संविधान की हत्या की जा रही हो या कुछ भी किया जा रहा हो, लेकिन संविधान बचा हुआ भी है जी। तो इसलिए संविधान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, और इसके लिए निश्चित तौर पर एक जन आंदोलन जो है वो जरूरी है कि संविधान बचा रहे, क्योंकि संविधान से ही हमारे सारे हकूक जो है, अधिकार जो है वो बचे हुए। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ अब खबर ये आ रही है कि इसी संसद के शीतकालीन सत्र में यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसको समाप्त किया जा सकता है, ये खबर आ रही है। और ये यूजीसी जो है ये उच्च शिक्षा के लिए होता है,
सारी यूनिवर्सिटीज को मान्यता इसी से मिलती है, और फंड मिलते हैं, फंड मिलते हैं। बाबा ये खबरें आती हैं कि इस देश के अंदर कितनी फर्जी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, चूंकि अब फर्जी यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आ गई है। हाँ। और आपको याद होगा कि एक यूनिवर्सिटी आ गई थी जिसको दुनिया में बड़ा क्या नंबर 1 दे दिया गया था, बताया गया था, वो जियो यूनिवर्सिटी, वो आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, वो हो गई थी जी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जियो यूनिवर्सिटी और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी जिसके बच्चे गए थे कुछ प्रदर्शन करने के लिए। हाँ। तो इस तरीके की यूनिवर्सिटी के ऊपर जो यूजीसी का दबाव होता है वो खत्म किया जा सके और शिक्षा को पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए, ताकि गरीब का कोई भी बच्चा पढ़ने ना पाए। इसके लिए ये जो है लेकर इस सत्र में आ सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये अब संसद के शीत सत्र में, हालांकि इसको लेकर विवाद भी होगा, चूंकि राज्यसभा के कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति इस तरह के आयोग के गठन पर आपत्ति जता चुकी है। और अगर ये बिल लाया जाता है, लेकिन फिर क्या होगा, इसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। अमलेंदु जी वैसे ही जैसे चंडीगढ़ वाला बिल, वहां प्रशासक बैठाने की, जिस तरीके से पूरा वहां का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में लेने की कवायद चल रही थी, उसी तरीके से हो सकता है कि इसको भी अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन मन बना चुकी है सरकार, तो इसको लाएगी। ठंडे बस्ते में अभी भले डाले, लेकिन आने वाले समय में जरूर आएगा वो। हाँ बिल्कुल आएगा। और यूजीसी के साथ साथ समीर जी, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है AICTE और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, इनको भी समाप्त करने का प्रस्ताव हो सकता है, ये भी खबरें आ रही हैं। तो इसी शीत सत्र में इसको सूचीबद्ध किया गया है, संसदीय शीत सत्र में इस आयोग विधेयक को। विश्वविद्यालय के शिक्षक जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस आयोग के जरिए उच्च शिक्षा व सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का निजीकरण करना चाहती है। लेकिन सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा अनुसंधान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय स्थापित करने, मानक स्थापित करने के लिए जो नया आयोग बनाया जा रहा है उसकी स्थापना जरूरी है। और इन जो ये पहले से जो आयोग हैं, इनको परिषद जो है इनको समाप्त किया जाना जरूरी है। जी ये अब बिल्कुल, अब इसमें अब जो एक बड़ी बैठक, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है सरकार ने, उस बैठक में भी ये सारे मुद्दे उठेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो SIR और वोट चोरी का मुद्दा है, वो तो पूरे शीत सत्र में मुद्दा रहेगा ही। लेकिन ये जो बैठक हो रही है शीत सत्र से पहले, उसमें भी इन सारे मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार से अपना विरोध जताएंगे। हाँ बिल्कुल, विपक्षी दल सरकार से अपना इस पर विरोध जताएंगे। अब वो कितना सरकार सुनती है नहीं सुनती है, ये देखा जाएगा। बहरहाल इस पर विवाद निश्चित तौर पर होना लाजमी है और इस पर विवाद होगा, चूंकि ये बहुत गंभीर चीज़ है समीर जी। अगर UGC खत्म कर दिया जाएगा और ये NCTE खत्म कर दी जाएगी, UG और ये ICTE खत्म कर दी जाएगी, तो फिर ये साफ तौर पर देखा जाएगा कि उच्च शिक्षा का कवाड़ा करने की तरफ मोदी जी की सरकार बढ़ चुकी है। वैसे भी मोदी जी को पढ़े लिखों से बहुत दिक्कत होती है, बुद्धिजीवियों से, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी और नक्सल हैं। तो इसलिए अब खत्म करो ये रगड़ा कि कोई बुद्धिजीवी रहे। तो लो हम यूनिवर्सिटीज ही खत्म कर देते तो कहाँ से बुद्धिजीवी कोई पैदा होगा? लेकिन फिर भी पैदा हो सकते हैं। जब यूनिवर्सिटी नहीं होती तब भी यहाँ याज्ञवल्क्य और गार्गी पैदा हुए हैं जी। तो मोदी जी अब चाहे यूनिवर्सिटी खत्म करें या कुछ करें, लेकिन मेधा को आप इस तरीके से रोक नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा कठिन रास्ता जरूर हो जाएगा ये, निश्चित जी बिल्कुल। ये लेकिन ये बहुत इसका विरोध भी हो रहा है, विश्वविद्यालय के शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि विरोध की स्थितियां हैं वो भी बहुत बदल चुकी हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, अगर विरोध हुआ होता तो बहुत सारे सरकार अपने जो प्रस्ताव ला रही है, बिल ला रही है, शायद वो सब उन पर बहुत आगे न बढ़ पाती। हाँ, जहां पर विरोध हुआ है कृषि कानूनों को, वहां पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। लेकिन शिक्षक हो चाहे और भी बहुत सारे सरकार के फैसले हो, उनको लेकर प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, सब कुछ है, लेकिन आखिरकार उस पर सरकार कामयाब होती दिखाई पड़ती है। लेकिन ये शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर अगर ये प्रस्ताव है UGC को ही खत्म करने का और तमाम जो दूसरी तकनीकी क्षेत्र में जो आयोग हैं उनको खत्म करने का, ये बहुत गंभीर मसला है। अब देखते हैं कि संसद में इसको लेकर जब ये बिल लाया जाता है तब क्या कुछ वहां पर होता है। हाँ, क्या होता है तब देखा जाएगा कि ये भी JPC को जाता है, जिसमें होता है या पास हो जाता है या सांसदों को निलंबित करके पास करा दिया जाता है। तो ये आने वाला समय बताएगा जब संसद का सत्र शुरू होगा। लेकिन इस बीच सरकार ने एक बड़ी बैठक बुला ली है समीर जी, 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और सर्वदलीय बैठक में फिर वही कहा जाएगा विपक्ष से कि आप सहयोग कीजिए, लेकिन सरकार सहयोग नहीं करेगी। सरकार अपनी जिद पर ही रहेगी और विपक्ष से कहा जाएगा कि आप सदन चलाने के लिए सहयोग कीजिए। और इनडायरेक्टली आप सहयोग नहीं करेंगे तो निलंबित हो जाएंगे। निलंबित हो जाएंगे। तो ये होगा। लेकिन इस सत्र में काफी मसले उठने हैं निश्चित तौर पर। और पहले भी जो है विपक्ष कह चुका है कि ये संसद सत्र में बहुत से मसले उठाए जाएंगे। SIR का मसला भी उठेगा, BLOs की जो जान जा रही है ये मसला भी उठेगा, और ये शिक्षा वाला ये मसला भी उठेगा। तो
तो तमाम मसले जो हैं इस संसद सत्र में उठने हैं। और अमेरिका से जो डील होने जा रही है, जिसके बारे में बातचीत चल रही है, बार बार हो रही है, ये मसला भी उठेगा। यानी संसद सत्र में भी ट्रंप से पीछा मोदी जी का छूटने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एसआईआर को लेकर और बीएलओ की जिस तरह की जान जा रही है, ये मसला भी संसद के सत्र में विपक्ष उठाएगा। और ये आरोप लगे भी कि इतना संक्षिप्त शीत सत्र अभी तक कभी हुआ नहीं है। लेकिन ये संक्षिप्त शीत सत्र भी सरकार के गले की फांस बना रहेगा, क्योंकि इतने ज्यादा मुद्दे हैं जिस पर खामोश है सरकार। तो संसद ही वो जगह होती है जहां इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सकती है, बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती है। और इसीलिए संसद में चर्चा से सरकार अक्सर भागती रहती है। हम लोगों ने देखा था ऑपरेशन सिंदूर का, आखिर में प्रधानमंत्री ने चर्चा पर की मांग तो स्वीकार हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्रंप का एक बार भी उनके भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा भी ट्रंप का नाम ले लीजिए, फिर भी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। और हलक सूख गया, पानी पीने लगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि अब तो ट्रंप का नाम ले लो, तो हलक सूख गया, पानी पीने लग गया, एकदम से चेहरे पे पसीना आ गया बहुत तेज कि पता नहीं क्या क्या मुसीबत जो है वो आ गई है। तो बहरहाल प्रधानमंत्री इसको मुसीबत समझे या कुछ समझे, लेकिन अब ये संसद में मसले उठेंगे। और जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, चुनाव आयोग ने अब तृणमूल कांग्रेस को 28 नवंबर को बुलाया है। देखना है कि उस बैठक में क्या होता है, अपनी जिद पे अड़ा रहता है या समय बढ़ता है। इधर कल एसआईआर पर सुनवाई है, जिसकी संभावना कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कल संविधान दिवस है और सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम भी है, राष्ट्रपति भी इसमें पहुंचेंगी, कई मंत्री पहुंचेंगे, देश के कई गणमान्य नागरिक पहुंचेंगे। तो बहुत कम संभावना है कि सुनवाई हो पाएगी। जी बिल्कुल, संभावना बहुत कम है। और हालांकि अब उसकी सुनवाई का बहुत मतलब भी नहीं रह जाता है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज और शायद सूर्यकांत चीफ जस्टिस हो गए हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ही कहा था कि ये किसी भी स्तर पर अगर गड़बड़ी पाई गई तो इसको रद्द कर देंगे। और ये सभी जगह के एसआईआर पर लागू होगी, ऐसा नहीं कि केवल बिहार के मसले पर लागू होगी। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अब देखना है कि कल होती भी है सुनवाई या नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से बीएलओज एसआईआर को लेकर जो उन पर दबाव बनाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतरे, विरोध जताया, आखिरकार उनको ये सफलता जरूर मिली है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की तारीख तय की है 28 नवंबर को। देखते हैं क्या होता है उसमें।